हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ और ये टॉपिक है विस्कोसिटी। तो देखो बच्चों, विस्कोसिटी मीन्स द इंटरनल रेजिस्टेंस टू फ्लो पजेस्ड बाय अ लिक्विड। समझे बच्चों कि किसी भी लिक्विड के फ्लो होने में जो एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है उसे बोलते हैं क्या? विस्कोसिटी। Means viscosity is the property of liquid which prevents flow of it। समझे ना कि जो विस्कोसिटी है एक्चुअल में लिक्विड की वो प्रॉपर्टी है जो लिक्विड के फ्लो होने को रोकती है, प्रिवेंट करती है। अब देखो किस तरह से, मतलब ये लिक्विड है इस तरह से, तो ये लिक्विड जब फ्लो होता है, बहता है, तो धीरे धीरे आप देखोगे कि फ्लो होते होते वो एक जगह फिक्स हो जाता है, रुक जाता है, वो लगातार फ्लो नहीं बनाता, कंटिन्यूअस फ्लो नहीं चलता। तो इस तरह से लिक्विड के फ्लो होने में जो एक प्रकार का इंटरनल रेजिस्टेंस लगता है, उसी रेजिस्टेंस को ही क्या बोला गया है यहाँ पर? विस्कोसिटी। अब देखो विस्कोसिटी क्यों होती है, ये रेजिस्टेंस कहाँ से आता है, तो इसे काइनेटिक थ्योरी ऑफ लिक्विड से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये थ्योरी ये कहती है कि जो लिक्विड है ना वो लेयर्स से बना हुआ है और ये लेयर्स जब एक दूसरे के ऊपर फ्लो होती हैं तो उन लेयर्स के बीच में एक फ्रिक्शन लगता है और ये जो फ्रिक्शन है यही फ्लो को क्या कर देता है? कम करता है। और यही फ्रिक्शन जो है इसे ही हम क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी। मीन्स अकॉर्डिंग टू kinetic theory of liquid, each liquid made up by numbers of layers. Each layer offers some friction during the flow to the layers just immediately below it. मतलब जब लेयर एक दूसरे के ऊपर चलती हैं, बहती हैं, तो एक लेयर अपने से नीचे वाली लेयर में एक कुछ फ्रिक्शन लगाती है और ऐसे में उसकी स्पीड को कम करती है और इस तरह से आगे वाली जो है स्पीड तो बढ़ती जाएगी, जो नीचे वाली लेयर्स हैं उनकी स्पीड कम होती जाएगी। और हम इस तरह से कह सकते हैं कि अगर ये एक लेयर है और एक लेयर ये है, जस्ट ऐसी ही लेयर ये है, मान लिया जाए कि इसकी स्पीड है या वेलोसिटी है न्यू, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो न्यू प्लस डेल वी या डेल न्यू, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी ना वो क्या होगी? न्यू माइनस डेल न्यू। मतलब है कि अगर इसकी वेलोसिटी न्यू है तो इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी और इसकी वेलोसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। और इस तरह से अगर हम ट्यूब, जिस ट्यूब में लिक्विड फ्लो हो रहा है, उस ट्यूब की वॉल से लेके और उस ट्यूब के सेंटर तक चले ना, तो लगातार जो लेयर्स हैं उनकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी और सेंटर में, ट्यूब के सेंटर में या लिक्विड के सेंटर में ये जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम होगी। मींस जो लेयर डायरेक्ट ट्यूब की सरफेस या ट्यूब की वॉल के कांटेक्ट में है वो तो लगभग स्टेशनरी स्टेट में होगी, लेकिन जो बीच में है लिक्विड के वो सबसे फास्ट होगी। तो ये इस तरह का जो वेलोसिटी में डिफरेंस है, इट इज ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन लेयर्स ऑफ लिक्विड। तो यहां तक बात समझ गए। अब मैं इसको पूरा आपको नोट करके लिखा देता हूं, उसे आपको नोट कर। ओके, तो अब हम आ जाते हैं सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन में कि द इंटरनल रेजिस्टेंस टू फ्लो possessed by a liquid is called viscosity। यहां तक बात समझ गए बच्चों कि लिक्विड के फ्लो होने में उसके जो एक इंटरनल रेजिस्टेंस लगता है उसे ही हम क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी। thus viscosity is the property of liquid which prevents flow of it। बात समझ गए ना
कि इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि द विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड विच प्रिवेंट्स इट्स फ्लो, मतलब लिक्विड को बहने से रोकती है, वही प्रॉपर्टी तो क्या है, विस्कोसिटी। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ लिक्विड, each liquid made up by numbers of layers. Each layer offers some friction, और हम इसी को बोल सकते हैं इंटरनल resistance during flow to the layer immediately below it। बात समझे ना कि काइनेटिक थ्योरी ये कहती है कि ईच लिक्विड मेड अप बाय नंबर्स ऑफ लेयर्स, बहुत सारी लेयर्स से बना है, और एक लेयर अपने से नीचे वाली लेयर में जब वो फ्लो होती है तो एक प्रकार का फ्रिक्शन लाती है, और यही फ्रिक्शन क्या होता है, विस्कोसिटी। सच फ्रिक्शन इज कॉल्ड विस्कोसिटी। समझ गए ना कि इस तरह से ये जो फ्रिक्शन लग रहा है लेयर्स के बीच का, यही क्या है, विस्कोसिटी। तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि पहले आप इसे नोट करें, ओके। अब देखो बच्चों, मैंने अभी आपको बताया कि इस तरह से ये है, मान लो एक ट्यूब, ओके, इसके अंदर ये लिक्विड की लेयर्स, तो ये बता दो कि जो लेयर, जो ट्यूब है उसकी वॉल के कांटेक्ट में होगी, उसकी जो स्पीड होगी ना सबसे कम होगी, और जो लेयर सेंटर में आ रही है, ये हम ये मान लें कि ये है कंटेनर या ट्यूब की वॉल, तो ये जो लेयर है, लेयर इज ऑलमोस्ट ठीक है, स्टेशनरी, एंड ये वाली है वेलोसिटी हाईएस्ट, मतलब जो लेयर ट्यूब के कांटेक्ट में है उसकी तो वेलोसिटी कम होगी, और जैसे जैसे हम सेंटर में चलते जाएंगे, लिक्विड के सेंटर में हम देखेंगे कि जो सेंटर वाली लेयर है ना उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि जितना ज्यादा वेलोसिटी का डिफरेंस आएगा ना लेयर्स में, उतना ही ज्यादा फ्रिक्शन लगता है। तो यही मैंने लिखा है कि ड्यू टू विस्कोसिटी वेलोसिटी ऑफ लेयर कीप्स ऑन इंक्रीजिंग फ्रॉम वॉल ऑफ ट्यूब टू द सेंटर ऑफ ट्यूब, मतलब यहां से और अंदर की तरफ जैसे जैसे चलते जाएंगे स्पीड क्या होती जाएगी, लिक्विड की बढ़ती जाएगी, जो लेयर्स है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन लेयर्स के बीच में जो फ्रिक्शन लगता है ना बच्चों, वो जो लेयर्स हैं उनकी वेलोसिटी के डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा डिफरेंस उतना ज़्यादा फ्रिक्शन। तो ये लगभग स्टेशनरी है, उसके ऊपर जो है मूविंग स्टेट में है, उसके ऊपर और मूविंग स्टेट में, तो जितना फ्रिक्शन यहाँ लगेगा उससे कम यहाँ लगेगा, उससे कम यहाँ। मान लिया जाए कि ये है एक लेयर जिसकी वेलोसिटी है न्यू, तो नीचे वाली लेयर की जो स्पीड होगी वो न्यू माइनस डेल न्यू, तो जो ऊपर वाली लेयर आप देख रहे हैं अपर लेयर, उसमें होगी वेलोसिटी न्यू प्लस डेल न्यू, और इसके ऊपर अगर हम चले तो इससे भी ज्यादा स्पीड होगी। तो यहां मैंने यही लिखा है कि द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन लेयर्स, ठीक है, विच आर फ्लो इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट and difference in velocity, but inversely proportional to the distance between layers। समझ गए बच्चों कि जो लेयर्स हैं उनके बीच में जो फ्रिक्शन लगता है, मतलब एक लेयर ही जो बह रही है तो इनके बीच में जो फ्रिक्शन लगेगा वो इनके कांटेक्ट एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब जितना ज्यादा उनका कांटेक्ट होगा, जितनी चौड़ी लेयर होगी
उतना ज़्यादा उनमें फ्रिक्शन होगा। इसके अलावा लेयर्स के बीच का जो वेलोसिटी का डिफरेंस है कि ये मान लो स्टेशनरी है तो ये फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा लगेगा, और ये चल रही है तो इसके ऊपर फ्रिक्शन और कम हो जाएगा। जैसे हम कोई सरफेस मूविंग स्टेट में और आप उसके ऊपर चल के देखें तुरंत गिर जाओगे, लेकिन जो फिक्स है आप उसमें चलोगे तो आपका फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, आप गिरेंगे नहीं। जस्ट ऐसा ही यहाँ पर है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन लेयर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्टैक्ट एरिया। यहाँ सपोज ये मानना है A है एंड वेलोसिटी डिफरेंस डी न्यू ऐसा ले लें, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन लेयर्स अपार्ट। जो लेयर एक दूसरे से अलग है उनके बीच की डिस्टेंस क्या है उसके क्या होगा, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहां तक बात समझ गए। हम इसको फॉर्मुलेटेड करें तो इस तरह से लिख सकते हैं कि thus the force of friction directly proportional to the area of contact, ये मींस एरिया हो गया, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है dl, और यहां जो डिफरेंस है, ठीक है, डिफरेंस इन वेलोसिटी, अगर हम ये डिफरेंस की बात करें तो वो क्या है, न्यू। तो फ्रिक्शन फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी A इंटू डी न्यू अपॉन में क्या लिखेंगे, dl। और आगे बढ़ जाए तो F इज इक्वल टू, जब हम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो एक नया कांस्टेंट आएगा न्यू, इसको बोलते हैं ईटा इंटू A डी न्यू अपॉन dl। यहाँ जो ये है इसको बोलते हैं ईटा, या इसका जो है ये डिफाइन करता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। बाकी ये तो मैंने आपको बता दिया, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ लेयर्स डी न्यू है, वेलोसिटी डिफरेंस ऑफ लेयर्स and dl distance between layers। ओके, अब हम इसी को डिफाइन करना चाहें तो यहां तक आप समझ गए होंगे। तो देखो अब हम इसे डिफाइन कर रहे हैं तो a इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, d न्यू इक्वल टू 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड का डिफरेंस है, dl 1 सेंटीमीटर, तो न्यू इक्वल टू ईटा। बात समझ गए बच्चों कि जो लेयर्स हैं उनकी स्पीड में 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी डिफरेंस हो, उनका जो एरिया कांटेक्ट में है वो कितना हो, 1 सेंटीमीटर का। तो और दोनों लेयर्स जो हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर का हो, तो दो लेयर्स के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है उस फ्रिक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, ईटा। तो हम इसी को डिफाइन करेंगे, पहले आप यहां तक लिख लें। तो देखो बच्चों अगर हम इसे डिफाइन करें तो जो मैंने अभी आपको बताया कि thus the force of friction required to maintain a velocity difference of layers 1 centimeter per second between two layers, okay, maintain to velocity difference of 1 centimeter per second between two layers apart 1 centimeter and having area of layers is 1 centimeter square। यही लिखा हुआ है कि thus the force of friction required to maintain a velocity difference of 1 centimeter per second between two layers, ठीक है, layers 1 centimeter apart and each having an area 1 centimeter square। ये जो layers हैं इस तरह से आपने अभी मैंने आपको बताया ये 2 layers हैं, तो इनके बीच में 1 सेंटीमीटर पर सेकंड का डिफरेंस रखना है वेलोसिटी का, और इनके बीच का जो डिफरेंस है वो है 1 सेंटीमीटर, dl जो है 1 सेंटीमीटर, और ये जो एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का। तो ऐसी लेयर्स के बीच में जो फ्रिक्शन लगता है वही क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इट्स वैल्यू कांस्टेंट फॉर ईच लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। हर एक लिक्विड के लिए इसकी वैल्यू फिक्स होती है। अभी हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। अब आता है कि इसकी यूनिट क्या होगी, ठीक है, कि जो हमारे पास ईटा है मींस कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसकी यूनिट क्या है। तो देखिए आप यहां से आ जाए
कि यूनिट को डेराइव करते हैं हम, तो ईटा इज इक्वल टू एफ इंटू डी एल अपॉन ए इंटू डी न्यू। एफ इंटू डी एल ये हो गया। अब हम यहाँ आ जाते हैं, अगर फोर्स को हम डाइन में लें इंटू ये हमारे पास डिफरेंस है, वो है डिस्टेंस बिटवीन लेयर्स, तो सेंटीमीटर में, ये एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये वेलोसिटी डिफरेंस है जो किसमें होगा, सेंटीमीटर पर सेकंड। तो हमारे पास इक्वेशन जो मिलेगा ये हो जाएगा सेंटीमीटर माइनस 2 सेकेंड, इसको बोलते हैं पॉइज। ओके, ये किसमें है, पॉइज में। तो पॉइज, मिली पॉइज, माइक्रो पॉइज, तो यूनिट ऑफ, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज पॉइज इन CGS पैटर्न या है कि सिस्टम। बट इन SI सिस्टम, SI सिस्टम में अगर हम आ जाते हैं तो एन ईटा इज इक्वल टू, फोर्स हो जाएगा न्यूटन मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर मीटर पर सेकंड। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकंड मींस पास्कल सेकंड, तो इसकी यूनिट है पास्कल सेकंड में ऐसा यूनिट, और इसमें है पॉइज। तो यहां तक समझ गए, ये इनकी यूनिट्स के बारे में था। अब आता है कि फैक्टर ऑफ एक्टिंग के बारे में, कि विस्कोसिटी किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, किस पर डिपेंड नहीं करती। तो ध्यान रखें कि all factors which are increase the strength of molecular forces increase the value of, ठीक है, coefficient of activity। ये है कि जो भी फैक्टर ऐसे हैं जो मॉलिक्यूलर स्ट्रेंथ को, फोर्सेस की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं, ध्यान रखें वो विस्कोसिटी को भी इंक्रीज करते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम फैक्टर्स में आते हैं। ये फैक्टर्स में फर्स्ट पॉइंट है कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो ध्यान रखें कि जो ईटा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी स्ट्रेंथ ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ओके, सपोज हाइड्रोकार्बन, ओके, ईथर्स, अल्कोहल्स, वाटर, ग्लिसरॉल एंड HG। तो इंटर स्ट्रेंथ अगर आप देखें यहाँ पर कि स्ट्रेंथ, ठीक है, इंक्रीज हो रही है, तो ईटा भी इंक्रीज होगा। जितना ज्यादा इनके बीच में मॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे, उनकी लेयर्स में उतना ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा और उतना ही ज्यादा उसमें विस्कोसिटी होगी। फर्स्ट फैक्टर समझ गए आप। सेकेंड फैक्टर में आ जाते हैं और वो है टेम्परेचर। तो देखो टेम्परेचर में आपको ध्यान रखना है कि 1/T इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ऐसा क्यों है? क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने से लेयर्स की वेलोसिटी बढ़ जाएगी और उनके बीच में जब वेलोसिटी का डिफरेंस कम हो जाएगा तो उनमें फ्रिक्शन कम होगा। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ही कम जो है विस्कोसिटी। रिलेशन है विस्कोसिटी का E/RT, E का पावर, ये एक रिलेशन है वेयर EA इज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फ्लो ऑफ लिक्विड को फ्लो होने के लिए मिनिमम एनर्जी कितनी है? R क्या है? गैस कांस्टेंट है, एंड T है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एंड A है कांस्टेंट है। ये टेम्परेचर के साथ रिलेशन है। ये इंक्रीज करोगे तो ये वैल्यू डिक्रीज होगी, तो ईटा भी डिक्रीज हो जाएगा। यहां तक बात समझ गए। थर्ड आता है कि यहां बता देते हैं कि इम्प्योरिटीज का क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इम्प्योरिटीज decreases, impurities present in the liquid decreases intermolecular forces, therefore decreases the strength of molecular forces and also decrease the viscosity of liquid, means inversely proportional to the, ठीक है, presence of या amount of impurities। इतना सा ध्यान, जितनी ज्यादा impurities उतना ही कमी होगा।
ईटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्रेशर। हालांकि ये आप जानते हैं कि प्रेशर से लिक्विड की जो कंप्रेसिबिलिटी है उसमें कोई विशेष चेंज नहीं आता, मतलब कंप्रेसिव नहीं है लिक्विड, फिर भी बहुत हाई प्रेशर लगाएं तो लेयर्स दबेंगी तो उन्हें फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, तो ऐसे में जो है ईटा इंक्रीज हो सकता है। तो यहाँ तक बात समझ गए होंगे कि ये था हमारा फैक्टर्स के बारे में। एक और फैक्टर होता है फ्लूइडिटी थीटा। तो थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी, ये फ्लूइडिटी मतलब होता है कि लिक्विड के बहने की जो टेंडेंसी है वो उसके ईटा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। लिक्विड में जितना ज्यादा विस्कोसिटी उतना ही कम फ्लूइडिटी, और जितनी ज्यादा फ्लूइडिटी उतना ही कम विस्कोसिटी। तो यहां बात समझ गए। अब हम आ जाते हैं, लास्ट पॉइंट बचता है और वो है मेजरमेंट ऑफ विस्कोसिटी। ओके, प्रैक्टिकली किस तरह से मेजर किया जाता है, तो मेजरमेंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है, ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर मेथड। तो देखो, ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर मेथड बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ टाइम फॉर फ्लो ऑफ वाटर एंड गिवन लिक्विड। ये जो मेथड है, इस मेथड में क्या होता है, ऑपरेटर्स होता है इस तरह से, इस लिक्विड में इसमें क्या होता है कि एक इस तरह से साइन होता है, तो ए से बी तक ये साइन है, यहाँ लिक्विड भर दिया जाता है, फिर इस लिक्विड को फ्लो होने दिया जाता है यहाँ से लेके यहाँ तक। इसके फ्लो होने में पहले वाटर लिया गया, वाटर के फ्लो होने का टाइम नोट कर लिया जाए, फिर जो गिवन लिक्विड है जिसका हमें विस्कोसिटी कैलकुलेट करना है उसके फ्लो होने का टाइम नोट कर लिया जाए। तो इस बेस पर एक रिलेशन बनता है, ईटा 1 अपॉन ईटा 2 इक्वल टू T1 अपॉन T2 इंटू D1 अपॉन D2। ईटा 1 विस्कोसिटी ऑफ वाटर, T1 टाइम ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, D1 डेंसिटी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। ओके, just eta 2 viscosity of liquid, given liquid, d2 density of given liquid, and t2 time of flow of given liquid। इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको क्या होगा, वाटर की विस्कोसिटी दे रखी है, टाइम इसके फ्लो होने का, उसकी डेंसिटी वाट, ठीक है, गिवन लिक्विड की आपको फ्लो टाइम दे रखा होगा, डेंसिटी ये कैलकुलेट करना होता है, जो बहुत ही इजी है। आप पहले इसे नोट करें, फॉर्मूला मैं बताता हूँ क्वेश्चन। अब देखो बच्चों, सपोज ये रीडिंग्स दी हुई हैं हमें, एक ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर से कैलकुलेट किया गया है कि T1 मींस वाटर के फ्लो होने का टाइम है 1.48, T2 लिक्विड के फ्लो होने का टाइम, वाटर की डेंसिटी, लिक्विड की डेंसिटी और वाटर का सरफेस टेंशन। तो हम ऐसा लेंगे, H2O अपॉन N लिक्विड इक्वल टू, ये हो जाएगा H2O इंटू T H2O अपॉन में D लिक्विड इंटू T लिक्विड। NH2O आपको दे, ये वैल्यू गिवन वैल्यू है 10.02 मिलीपॉइज, एन ये ईटा लिक्विड हो गया इक्वल टू डेंसिटी 0.998 इंटू H2O का टाइम है 1.48 अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड 0.792 इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड 0.09, सॉरी इसके डेंसिटी और इसके फ्लो होने का टाइम है 2.4। इसको सॉल्व करेंगे, ये जो लिक्विड के लिए कैलकुलेट करोगे लगभग 13.02 मिलीपॉइज। तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत सिंपल हैं और इस तरह हमने देखा। तो ये है विस्कोसिटी के बारे में, आप समझ गए होंगे विस्कोसिटी बहुत सिंपल सी है। तो विस्कोसिटी कंप्लीट हो गया, सरफेस। तो ये जो चैप्टर है ना, स्टेट ऑफ मैटर, बिल्कुल फिनिश हो गया। इसका एक एक पॉइंट मैंने क्लियर कराया है। जो मैटर मैंने पढ़ाया है ना, इस मैटर के बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना। नीट और जेई मेंस के लिए बिल्कुल परफेक्ट है।
मैं इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो अपलोड कर दूंगा पीडीएफ के फॉर्म में, फिर आप उन क्वेश्चंस को और करके देखेंगे। ओके, तो अब हम जो नेक्स्ट चैप्टर लेंगे वो है हमारा थर्मोडायनेमिक्स। उस चैप्टर को हम एक एक पॉइंट में क्लियर करेंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सबको मेरा नमस्कार, थैंक यू।